गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इससे पहले वाले जो वीडियो थे उसमें हम फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से सारे ऑब्जेक्टिव्स के समझ चुके हैं। अब हमारा आज का जो सेकंड चैप्टर है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके सारे जो इम्पॉर्टेंट आने जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स में और कोई भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसमें आने वाले जैसे नर्सिंग हुई, नीट की हुई या फिर टीचर की हुई, किसी भी बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इस चैप्टर के वो हम इसमें समझेंगे। लेकिन उनको समझने से पहले हम कुछ स्पेसिफिक जो पारिभाषिक शब्दावलियाँ होती है, जो उन चीज़ों के मीनिंग, कई बच्चों को क्या होता है आता बहुत कुछ है लेकिन उन शब्दों में जाकर वो अटक जाते हैं और उनका आंसर गलत हो सकता है। तो पहले हम उनको समझेंगे, उसके बाद उस पर जो बेस्ट आने वाले जो हमारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको समझेंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में नाम से ही हमें समझ में आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि फूलों का अध्ययन हमें करना है और फूलों से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उससे रिलेटेड जितने भी जो है हम उनको समझते हैं पहले। तो सबसे पहले हम जो वर्ड को देखेंगे वो है अंतःचोल। यहाँ पर अंतःचोल यानी कि इंटाइन। तो ये क्या होता है, अंतःचोल किस में होता है? तो आप लोगों ने यदि आपको ये और अच्छे से समझना है तो इसका मैंने वीडियो पहले बना रखा है, एक बार आप उसको देखिएगा। उसमें मैंने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझा रखा है ना, डायग्राम के साथ। और यहाँ मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ, है ना भैया, एमसीक्यू समझना है तो शॉर्ट में ही समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर अंतःचोल, अंतःचोल यानी कि इसको इंग्लिश में इंटाइन बोलते हैं, परागकण की आंतरिक सतत पतली भित्ति होती है जो पैक्टिव सेलुलोज की बनी होती है। तो यहाँ इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि अंतःचोल क्या है या वह किसकी बनी होती है। तो हम आसानी से उसमें लिख सकते हैं कि वह पैक्टिव सेलुलोज की बनी हुई होती है ना। ये वाला वर्ड आपको याद करना है, इंटाइन तो याद करना ही है। फिर इसके बाद में सेकंड आ जाते हैं मध्य फल भित्ति पर। तो ये मध्य फल भित्ति क्या होती है? नाम से तो समझ में आ रहा है कि यह फल से ही रिलेटेड है। इसको इंग्लिश में हम मीजोकार्प के नाम से जानते हैं। तो ये कैसी होती है? ये 3 स्तर से बनी होती है, 3 लेयर से बनी होती है। इसे हम पेरिकार्प भी कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, देखो नाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं पेरिकार्प आएगा कहीं मीजोकार्प आएगा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है ना समझने के लिए। तो यहाँ पर इसका सीधा सा मीनिंग हो जाता है फल भित्ति के बीच का स्तर। क्या है इसका मीनिंग? फल भित्ति के बीच का स्तर। ये क्या कहलाता है? त्रिस्तरीय पेरिकार्प कहलाता है। फिर नेक्स्ट है मीजोगेमी। मीजोगेमी क्या चीज होती है? जो परागनलिका होती है उसका अध्यावरण से होते हुए भ्रूण कोश में प्रवेश। आप लोगों ने जब ये चैप्टर देखा था तब उसमें हमने यहाँ पर ये देखा था, जैसे परागनलिका जो होती है हमारा वर्तिकाग्र होता है। यहाँ मैं आप लोगों को उसको एक थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ। ये हमारी वर्तिका इस तरह की रचना होती है। इसके अंदर जो हमारा यहाँ पर ओव्यूल को फ्यूज करने के लिए आता है ना, यहाँ भ्रूणपोष होता है। तो यहाँ पे से पराग कण आते हैं और ये पराग कण जो होते हैं ना, तो इसी पराग कण की अंतःभित्ति तो हमने ये पढ़ ली ना, अंतःचोल। अब यहाँ से एक नलिका बनती है। ये जो नलिका बनेगी तो इसके लिए ये जो भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो इंट्यूगमेंट को छेदते हुए यहाँ से इस तरह से एक छोटा सा छेद होता है, यहाँ से ये जाके इसको फ्यूज करती है। तो ये वाली प्रोसेस क्या कहलाती है? तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम मीजोगेमी के नाम से जानते हैं। तो ये वाला इसके लिए सही वर्ड हो गया। फिर है बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल। तो ये क्या चीज होता है? बीजांड के अध्यावरण में स्थित छेद जहां से परागनलिका बीजांड में प्रवेश करती है, वह जो बीज में भी वैसा ही बना हुआ रहता है। यानी कि ये जो भी मैंने आप लोगों को ड्रा करके चित्र बताया कि यहाँ से ये अंदर नलिका जाती है इसके अंदर, तो ये वाला जो पोर्शन हो जाता है, जो एक छेद होता है यहाँ पर, उसे हम माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार के नाम से जानते हैं। अब मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक क्या चीज होती है? तो जो भ्रूण कोश होता है जिसके निर्माण में केवल एक गुरु बीजाणु भाग लेता है उसे हम मोनोस्कॉर्पिक या एक बीजाणु कहते हैं। फिर उभयलिंगाश्री।
इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने ये अच्छे से समझाया है ना। एक बार फिर से समझ लेते हैं। मेल फीमेल दोनों प्रकार के एक लिंगी पुष्पों को धारण करने वाला पौधा जिसमें मेल भी हो और फीमेल भी हो तो उसे उभयलिंगाश्री या मोनोशियस बोलेंगे। और जो जिसमें अलग अलग होते हैं, इससे पहले वाले में हमने बताया ना, पपीता और खजूर का एग्जाम्पल दिया, जो अलग अलग पौधों पे लगते हैं मेल फीमेल पार्ट्स, तो उन्हें हम एक लिंगाश्रय या डायसियस कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें बीजांडकाय। बीजांडकाय किसे कहते हैं? बीजांड के बीचों बीच स्थित भाग जिसमें भ्रूण कोश विकसित होता है उसे हम बीजांडकाय के नाम से जानते हैं। तो ये तो सिंपल सा हो गया है। फिर इसके बाद में ओवरी से भी सभी परिचित होंगे कि जो फीमेल का मादा जनन अंडक का निचला फैला हुआ भाग होता है जिसमें बीजांड स्थित होता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जिसके द्वारा फल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? अंडाशय या ओवरी। इसमें कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है? ये वाला कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो अंडाशय होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वह फल में बदल जाता है। और ओव्यूल्स क्या चीज होते हैं? अंडाशय में स्थित गुरु बीजाणुधारी जिसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूण कोश का निर्माण होता है ना। ये वाला कहा, ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि भ्रूण कोश का निर्माण किस मेथड के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर आएगा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। किस में हो रहा है? तो वो आ जाएगा गुरु बीजाणुधारी या ना मैक्रोस्पोरेंजिया, है ना। माइक्रो में तो नर बनेंगे, मेल पार्ट्स बनेंगे, यानी कि इसके जो परागकण हैं पॉलन ग्रेन से वो बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है? मेगास्पोरेंजिया में मियोसिस हो रहा है और एम्ब्रायोसेक का निर्माण हो रहा है। पार्थिनोकार्पी, इसको आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, कई बार ये पूछी गई है। बिना निषेचन के फलों का विकास, ऐसे फल बीज रहित होते हैं, वह अनिषेच फलन कहलाते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी इसमें इंपॉर्टेंट हो गया है। फिर फल भित्ति, पेरिकार्प, परिपक्व अंडाशय की भित्ति जो निषेचन के पश्चात फल भित्ति में बदल जाती है। तो देखिए ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि परिपक्व अंडाशय, जो अंडाशय रहता है ना, वर्तिका का स्ट्रक्चर हमने देखा था, उसमें छोटा सा गोला एक बना हुआ था, है ना। तो वो जो रचना थी उसे हम पेरिकार्प कहेंगे, क्योंकि वो जो अंडाशय है उसकी जो लेयर है वो बाद में, जैसे है ना आपने एप्पल नाशपाती खाए होंगे तो बाहर का जो छिलका रहता है ना उसका, वो फल भित्ति कहलाता है। फिर बीजांडासन या प्लेसेंटा, अंडाशय का वह स्थान जहाँ पर बीजांड लगे होते हैं, यानी कि छोटे छोटे बीजों की जुड़ने की जो जगह होती है वो प्लेसेंटा, जिससे जुड़ा होता है उसे प्लेसेंटा कहा जाता है। अब बीजांडा न्यास, यहाँ दो वर्ड है, इनमें थोड़ा सा अंतर है। यहाँ बीजांड सन है, यहाँ न्यास है, यानी कि प्लेसेंटा जो होगा उसके लिए सन यूज किया जाएगा और प्लेसेंटेशन के लिए न्यास का प्रयोग किया जाएगा। तो आप यहाँ पर कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं। बीजांडास पे बीजांडों के लगने का क्रम, कि किस क्रम में वो लगे हुए हैं, वह उसका प्लेसेंटेशन कहलाता है। अब यहाँ पे तीसरा है त्रिक संलयन, ट्रिपलेट फ्यूजन। तो दो ध्रुवीय केंद्रकों का एक नर युग्मक के साथ जो संलयन होता है वह त्रिगुणित भ्रूणपोष कोशिका बनाता है। आप इसके लिए मेरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने डबल फर्टिलाइजेशन को बहुत अच्छे से समझाया। आप एक बार उसको देखेंगे और तो ये वाला आपको चुटकियों में याद हो जाएगा, आप इसको कभी भी लाइफ में नहीं भूलेंगे, बहुत आसानी से। ये वर्ड हो सकते हैं आपको थोड़े से कठिन लग रहे हैं, सुनने में नए भी लग सकते हैं, है ना। यदि अभी क्योंकि पढ़ाई इतनी अच्छे से हुई नहीं है तो हो सुनने में थोड़ा सा लग रहा होगा अरे ये भी है ये भी है, लेकिन ये बहुत आसान है। आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं उसमें एक मेल गैमेट के साथ जब फ्यूजन होता है तो उसे हम त्रिगुणित भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। पॉलिनेशन तो भाई सभी को याद होता है कि पराग कणों का पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प या किसी अन्य प्रजाति के पुष्प पर जाना, है ना, और उसके वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की जो पूरी प्रोसेस होती है वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, वो पूरी प्रोसेस जो है वो परागण के नाम से जानते हैं। और परागण भी दो तरह का होता है, स्वपरागण, पर परागण,
है ना, जो एक ही जाति के फूलों में, मतलब एक ही जो पौधा है उसी का जो फूल है उसी पर हो जाता है तो उसे स्वपरागण कहेंगे। लेकिन यदि अलग अलग पौधे पे होता है या एक जाति का जो दूसरा पौधा है उसके ऊपर होता है तो उसे भी परपरागण कहेंगे, है ना। अब ये वर्ड जो है सिनगैमी, ये भी कई बार पूछा गया है। सिनगैमी यानी कि मेल और फीमेल युग्मकों का संलयन या फर्टिलाइजेशन होना सिनगैमी कहलाता है। यह आईएमपी है ना, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। फिर पॉलेंस या परागकण किसे कहते हैं? परागकोश में बनने वाले अगुणित। अच्छा, यहाँ वर्डिंग पे आप लोगों को बहुत ध्यान देना है। वर्डिंग पे इसलिए ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव तो बस इनसे कहीं बाहर नहीं आने वाले हैं। आप कोई सी भी एग्जाम देंगे, ये जो एनसीईआरटी की बुक है इससे एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हम चूक जाते हैं, एक एक शब्दों को ध्यान से नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर देखिए बहुत सरल है कि पॉलेंस किसे कहते हैं या परागकण किसे कहते हैं। तो परागकोश जो एंथर होता है उसमें जो हैप्लाइड छोटे छोटे लघु माइक्रो जो बीजाणु बनते हैं उनको नर युग्मोद्भिद कहते हैं ना। तो मेल गेमिटोफाइट भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो इसी में से आपको 4 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, है ना। एक ही चीज है उसमें से 4 ऑब्जेक्टिव तैयार हो गए यहाँ पर। अब बहुभ्रूणता, ये भी बहुत, अब आप कहेंगे सभी मैडम आईएमपी बता रही है, लेकिन हम क्या करें क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रॉयनी, बीज में एक से अधिक भ्रूणों को पाए जाने की अवस्था। तो इसमें आप है ना नाम लिख सकते हैं। इसमें जैसे नींबू जाति के सिट्रस जितने भी फल होते हैं, है ना, नींबू, संतरा है, नींबू है, तो इनमें क्या होता है बहुभ्रूणता आप देख सकते हैं। इनके बीजों को ओपन करके आप देखिएगा, बहुत सारे इसमें भ्रूण नजर आएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉलीएम्ब्रायो। यानी कि अगर एक होगा तो सिंपल है भैया, एक ही भ्रूण है उसमें, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे भ्रूण उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। फिर है बरूथिका स्क्यूटेलम। एक बीजपत्री की का एक जो बीज पत्र होता है उसे बरूथिका स्क्यूटेलम कहते हैं। देखिए अब ये है ना बहुत सरल सा था, लेकिन हमें नाम ऐसा लगा कि कोई कठिन होगा, लेकिन हमें समझ में आ गया ना। आपने बीजपत्री देखा होगा ना, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री यानी मक्का और द्विबीजपत्री मतलब चना। बहुत सरल नाम है ये। तो आप उसका एक जो देखेंगे उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे? बरूथिका स्क्यूटेलम। फिर इसके बाद में आता है बीज, परिपक्व बीजांड जिसमें भ्रूण स्थित होता है। अब देखिए हम सामान्य तो बीज सबको जानते हैं कि भाई सारे ही बीज होते हैं, लेकिन मेन यदि हम विज्ञान में देखें तो उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए? बीज के अंदर भ्रूण की उपस्थिति होना अनिवार्य है, तभी वह पूर्ण बीज कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है साइफोनोगेमी। अच्छा, कई बार क्या होता है जो ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, तो जैसे मैंने ऊपर आपको यहाँ पे पढ़ा था ना अभी एक और नाम सिनगेमी, इसी तरह से साइफोनोगेमी, ऐसे कई गेमी वाले नाम आते हैं। तो हम वहाँ पर प्रॉब्लम में आ सकते हैं कि भाई इसका सही आंसर क्या है। तो आप जब इनको पढ़े ना तो इस विशेष ध्यान देखें कि वो किस चीज से रिलेटेड है ना। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो साइफोनोगेमी पराग नलिका की मदद से नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचने की प्रक्रिया भी क्या कहलाती है? साइफोनोगेमी, है ना। मेल गेमिट का फीमेल गेमिट के पास में पहुंचना, ये साइफोनोगेमी कहलाता है। पुकेसर या स्टेमन, पुष्प के नर लैंगिक भाग की इकाई जो पूतंतु और परागकोश से बनी होती है। फिलामेंट होता है एक, और उसके ऊपर एंथर लगा होता है, पूरा जो साथ में हो जाता है तो उसे हम स्टेमन या पुकेसर के नाम से जानते हैं। टेपिटम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेपिटम कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि टेपिटम क्या है। तो टेपिटम जो होती है परागकोश के भीतर की सबसे पोषक स्तर जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका व लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। माने कि इसमें अलग अलग 4 लेयर होती हैं, बाहर वाली एपिडर्मिस होती है और अंदर वाली टेपिटम होती है। तो टेपिटम का क्या काम होता है? तो टेपिटम जो होती है उसका काम होता है परागकोश की जो भित्ति होती है ना उसके अंदर जो छोटे छोटे मेल गैमेट्स बनने लगते हैं, है ना। ये मदर सेल है, मदर सेल के अंदर ही माइक्रो ये जो रहती है ना इसके अंदर ही छोटे 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 मेल गैमेट्स बनना तैयार हो जाते हैं। तो उनको पोषण भी तो चाहिए ना, उन लघु बीजाणुओं को पोषण न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो डेवलप्ड होंगे, नहीं तो ऐसे ही रह जाएंगे, ऐसे रह जाएंगे तो फिर परागकण कहाँ बनेंगे। तो ये पोषण देने का काम करती है। तो बस यही प्रश्न परीक्षा में पूछी जाती है कि वो क्या करती है, तो वो पोषण प्रदान करती है। टेस्टा, ये भी पूछा जाता है।
बीज का बाह्य कवच जो बीजांड के बाहरी अध्यावरण से विकसित होता है, यानी कि बीज के जो बाहर लेयर देखते हैं ना आप, उसको टेस्टा नाम से जाना जाता है। बीज सबने देखा है, और नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर थैलेमस या पुष्पासन, पुष्प वृंत का ऊपरी फूला हुआ भाग जिस पे पुष्प के चारों ओर भ्रमियां लगी हुई होती हैं, थैलेमस या थैलेमस। पुष्पासन यानी कि जिस आसन पे फूल बैठा हुआ है, टोटल मिलाकर हम जिस पे फूल को बैठा दो वो उसका आसन, तो वो फूला हुआ भाग जो होगा ना वो पुष्पासन कहलाता है। जीवन क्षमता, जीवन क्षमता या वैल्यूएबिलिटी किसे कहेंगे, तो परागकण और बीजों के अंकुरण की जो क्षमता होती है वो कितने समय तक रहती है ना। जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं, तो ये इसकी जीवन क्षमता कहलाती है। अब जीनोगैमी या परपरागण, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जीनोगैमी किसे कहते हैं। वह परागण जिसमें परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रजाति के अन्य पौधे पर स्थित पुष्प के वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं। यानी कि ये जो जीनोगैमी है ये एक प्रकार का परपरागण होता है जिसमें कि परागकण एक पुष्प, अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे पर स्थित पुष्प, यानी कि यहाँ पर उसकी जाति एक ही है लेकिन पौधा यहाँ पर अलग अलग है, इसीलिए तो इसको परपरागण। यदि एक ही में हो जाता, जो एक ही पौधा है, तो वो स्व हो जाता ना, तो यहाँ पर हम इसको क्या किस नाम से जाएंगे, जीनोगैमी नाम से। अच्छा, आप लोग चाहे हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के, आप दोनों लैंग्वेज को तैयार कीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, जो हिंदी मीडियम वाले हैं कई बार क्या होता है इंग्लिश को मान्य किया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज को ऑब्जेक्टिव्स में मान्य किया जाता है, कहीं बार प्रिंट मिस्टेक हो जाता है या कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अब इस एक एक वर्ड के कई कई नाम होते हैं, है ना, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है, इसलिए इंग्लिश को ही सही माना जाता है, तो उनके लिए ये बेनिफिट है और इंग्लिश के नाम सरल होते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए साथ भी ऐसा ही है, कई बार होते हैं कि नाम एक जैसे होते हैं तो वहाँ वो भूलने की संभावना है, तो हो सकता है उस समय हमें हिंदी में ध्यान आ जाए, है ना, तो हम उस चीज़ को हिंदी, क्योंकि पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी में भी आता है इंग्लिश में भी आता है, तो हम उसको आसानी से समझ के लिख सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में ये प्रॉब्लम अधिकतर सबको आती है और मैंने इंग्लिश को फिर मान्य किया जाता है, तो आप दोनों लैंग्वेज में इनको समझिए। जाइगोट लैंगिक जनन में मेल फीमेल गीमेट से बनी हुई जो द्विगुणित कोशिका होती है उसे हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। फिर भ्रूणपोषी एल्बुमिनस, अब ये वाला भी नीट वगैरह में कई बार पूछा गया है एल्बुमिनस बीजों के बारे में। ऐसे परिपक्व बीज जिनमें भ्रूणपोष बना रहता है, नारियल एवं मक्का इसका एग्जाम्पल है। तो भ्रूणपोष बना रहता है मीन्स यानी कि जब अंकुरण होता है ना, जब उसको जर्मिनेट होना तो उसमें काफ़ी सारा उसका फूड मटेरियल रहता है ताकि उसको काफ़ी दिनों तक वो न्यूट्रिशंस प्रदान करें, है ना, तो जो भ्रूणपोष का काम ही यही है, न्यूट्रिशन देना। लेकिन कुछ ऐसे जैसे नारियल मक्खियाँ हैं, इनमें जब वो परिपक्व हो जाता है ना बीज, उसके बाद भी उसके अंदर यह रहता है। अब ये नेक्स्ट है एल्यूरॉन लेयर, एक बीजपत्री बीजों के भ्रूणपोष के चारों ओर पाए जाने वाली परत क्या कहलाती है, एल्यूरॉन कहलाती है। ये भी ऑब्जेक्टिव है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एक बीजपत्री बीजों में, आप वर्ड पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या वर्ड आता है, एक बीजपत्री आता है, द्विबीजपत्री आता है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है, हम भूल सकते हैं किसी चीज़ को। लेकिन अब यदि हम अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो हमारी अब फिर इसको एक बार देख लीजिए, एक बीजपत्री बीजों में भ्रूणपोष के चारों ओर पाए जाने वाली परत जिसकी कोशिकाओं में एल्यूरॉन होती है वह एल्यूरॉन लेयर कहलाती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि पीढ़ी का एकांतरण, देखिए ये तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये खुद अपने आप में एक क्वेश्चन भी बनता है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो पौधों में प्रारूप जीवन चक्र में द्विगुणित बीजाणुभित पीढ़ी और अगुणित युग्मोद्भित पीढ़ी, द्विगुणित यानी कि 2n वाली मेल फीमेल गैमेट मिलते हैं, है ना, जाइगोट बनता है तो ये द्विगुणित हो जाता है, इसको स्पोरोफाइटिक भी बोलेंगे। और अगुणित युग्मोद्भिद मीन्स
अगुणित युग्मोद्भिद मीन्स हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, है ना। तो एक पीढ़ी बनेगी स्पोरोफाइट और उससे फिर हैप्लॉइड बनेगा, फिर हैप्लॉइड से फिर दोनों मिलेंगे और स्पोरोफाइट बनेगा। तो इस तरह से ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से वापस से, तो ये साइकिल एक चलता रहता है जिसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जानते हैं। ऑटोगेमी, ये भी कई बार पूछा गया है। ऑटोगेमी स्वपरागण का एक प्रकार जिसमें पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इसे हम ऑटोगेमी के नाम से जानते हैं। अभी बीज पत्र या कॉटलेडाइन, पुष्पी पौधों के भ्रूण के बीज पत्र जो अंकुरण बढ़ते नवांकुर को प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ होने तक पोषण उपलब्ध कराते हैं, वह बीज पत्र या कॉटलेडाइन कहलाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे इमली वगैरह को हम लगा देते हैं तो काफ़ी दिनों तक उसका बीजा बाहर आ जाता है और वो ग्रीन कलर का रहता है। तो क्या होता है कि जो उसका जो जर्मिनेशन हो रहा है, ऊपर पौधा निकल रहा है, नीचे जड़ निकल रही है, उसके बीच में आप लोग लगा के एक्सपेरिमेंट करके देखिए, बड़ा मज़ा आता है। बायोलॉजी में तो एक्सपेरिमेंट में बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है। एक तो हमें पेड़ पौधों के बारे में जानने को मिलता है और हमारे स्वयं के बारे में जानने को मिलता है। इसलिए ही तो बायोलॉजी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। हाँ, कुछ वर्ड जो है वो थोड़े से टिपिकल लगते हैं कि अरे यार शिट, लेकिन नहीं, अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो नाम है ये भी बहुत आसान हो जाएंगे। कैसे ध्यान देंगे? इनको हम उन चीज़ों से जोड़ कर देखेंगे। यानी कि अभी मैंने बीज पत्र कहा तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए? सीधे बीज पर जाना चाहिए। तो बीज में क्या पत्ते होते हैं? ऐसे खुलता है? बिल्कुल खुलता है, आप खोल के देखिएगा, है ना। आपके लिए हर चीज़ बहुत आसान हो जाएगी, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसके साथ जोड़ दीजिए। एक लिंगाश्रय यानी कि डायसियस पुष्पी, एक लिंगी पुष्प धारण करने वाले मेल फीमेल पादप एक लिंगाश्रय या डायसियस कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक और डाइवर्ड आ गया है, डायथिकस। डायथिकस मतलब द्विपालित परागकोश जिसकी प्रत्येक पाली में 2 थिका होते हैं, इसे हम डायथिकस कहते हैं, है ना। फिर प्रसुप्ति, ये तो बीजों में होती हैं। बीजों की अवस्था जिसमें वृद्धि रुक जाती है, अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी अंकुरण होगा, है ना। अगर अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति है, तो वो अपनी डोरमेंसी पीरियड में आराम से सोते रहेंगे, है ना। फेवरेबल कंडीशन आएगी, मिट्टी मिल जाएगी, पानी मिल जाएगी, तो उनमें से अंकुरण हो जाएगा। अब द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, पुष्पीय पौधों का विशिष्ट लक्षण जिसमें भ्रूण कोश में सिनगैमी व त्रिसंलयन के रूप में 2 बार संलयन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। भाई इसको आप मेरे पहले वाला जो मैंने वीडियो बना रखा है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला, उसको आप देखिएगा। इसमें बहुत अच्छे से इसको मैंने समझा रखा है, तो आपका ये बहुत आसानी से समझ में जाएगा। और ये तो 100% एग्जाम में आना ही है, इसका क्वेश्चन भी आएगा और इसका ऑब्जेक्टिव भी आएगा। आप लोग मान के चलिए कि इस साल पेपर तैयार हो गया है और उसमें ये क्वेश्चन डल गया है ना, कि कौन सा वाला डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, और इसमें जो ट्रिपल संलयन होता है इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, या इसको ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है। फिर भ्रूण युग्मनज के विभाजन के में बनी मुक्त जीवी जीवन से पहले की बहुकोशिकी अवस्था एम्ब्रायो कहलाता है। एम्ब्रायो कोश, पुष्पी पौधों में जो फीमेल युग्मोद्भिद होता है वह भ्रूण कोश कहलाता है। ये नीट में भी पूछा गया है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। आप इसको भी अच्छे से तैयार कीजिएगा। भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म, पुष्पी पौधों में त्रिगुणित पोषक ऊतक का त्रिक संलयन के फलस्वरूप से बनता है। एंडोस्पर्म जो होता है, भ्रूण पोष जो होता है, वो ट्रिपल 3N होता है यहाँ पर, है ना। 3 केंद्रक मिलते हैं ना, 2 तो उसी में प्रेजेंट होते हैं और एक मेल गैमीट से आता है, तो यहाँ 3 केंद्रकों का मिलन हो रहा है, इसलिए इसे हम त्रिगुणित संलयन या 3N के नाम से जानते हैं। फिर भ्रूणीय अक्ष या एम्ब्रायनल एक्सिस, बीज का भ्रूण जिसमें हाइपोकोटिल एपिकोटिल के साथ मूलांकुर प्रारंकुर शामिल होते हैं, वह जो बीज पत्र से जुड़ा हुआ होता है। फिर है विपुसन, ये भी एक क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। पादप जनन की प्रक्रिया जिसमें जनक पौधे द्विलिंगी पुष्प कलिका अवस्था में पराग कोश को काट कर अलग कर देना ताकि
काग्र पर वांछित प्रकार के परागकण डाले जा सके। इसमें क्या किया जाता है, जो फूल होता है ना, उसका जो मेल पार्ट होता है उसको हटा दिया जाता है और फीमेल पे अपने पसंद के ही डाले जाते हैं, फिर उसको पैक कर दिया जाता है ताकि कोई और परागकण उसमें ना आए। बोरा स्त्राव भी है इसके साथ साथ, है ना, विपूषण या इमैस्कुलेशन के साथ में बोरा स्त्राव भी दिया हुआ है, वो भी आप तैयार कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए और साथ में ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर बाह्य चोल एक्साइन, हमने पहले सबसे स्टार्टिंग में अंतःचोल पढ़ा था, इंटाइन पढ़ा था, अब एक्साइन। परागकण की अब इसको बहुत अच्छे से याद करना है। देखिए यहाँ पे फिर ध्यान देना है, स्पोरोपोलिन से बनी बाहरी मोटी भित्ति जिसमें जनन छिद्र होते हैं वह एक्साइन कहलाता है ना। ये किससे बनी हुई है, ये ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में कि ये जो बाह्य चोल एक्साइन होती है वो किससे बनी होती है, तो हमें देना पड़ता है स्पोरोपोलिन का। आपको पता है ये बहुत ही हार्ड पार्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। सिर्फ एक ही जगह इसमें छेद होता है जहाँ से इसकी पराग नलिका बाहर बनती, परागकण बाद में पराग नलिका बनती है ना, वो इस छेद से ही बनती है, बाकी वो किसी को भी नहीं। स्पोरोपोलिन इतना हार्ड होता है। फिर भ्रूण का विकास या एम्ब्रायोजेनी, युग्मनज से भ्रूण का विकास होना एम्ब्रायोजेनी कहलाता है। फर्टिलाइजेशन, मेल फीमेल का जो संलयन होता है जिससे द्विगुणित युग्मनज बनता है ना, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फिलामेंट यानी कि पुकेसर का निचला जो भाग होता है पराग कोश पे लगा होता है वो फिलामेंट कहलाता है। फ्लावर से सभी परिचित हैं, है ना। पुष्पीय पौधों का लैंगिक जनन संपन्न कराने हेतु प्रहुर का जो रूपांतरण होता है। अब यहाँ पर देखो, आप लोग बोल रहे होंगे फूल तो हमें पता है तब भी बता रहे हैं, लेकिन मेन पॉइंट पर आ जाइए। मेन पॉइंट इसका हो जाएगा प्रहुर का रूपांतरण, यानी कि जो ऊपर स्टेम होती है ना, इसमें स्टेम वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फूल में। ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है। फल, परिपक्व अंडाशय जिसमें प्रायः बीज होते हैं वह फल कहलाता है। युग्मक या गैमेट्स, हैप्लॉइड सेक्स सेल जिसे अंड कोशिका कहते हैं वो गैमेट्स कहलाते हैं। युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस, ये वर्ड को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। गैमेटोजेनेसिस को मेल फीमेल युग्मकों का निर्माण होना और उनका विकास होना, है ना। तो मिलना अलग हो जाता है। यहाँ पर उनके हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि मेल फीमेल गैमेट्स बन रहे हैं और उनका बनने के बाद, निर्माण होने के बाद उनका डेवलपमेंट हो रहा है। फिर है जनन क्षेत्र या जर्मपोर, जो बाह्य भित्ति होती है परागकण की एक्साइन के पतले क्षेत्र जहाँ स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है और जहाँ से पराग नलिका निकलती है उसे हम जनन छिद्र या जर्मपोर कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है। फिर है जनरेटिव सेल, द्विकोशिकीय परागकण की छोटी सी कोशिका जो विभाजित होकर दो नर युग्मक को बनाती है ना। द्विकोशिकीय ये वाला तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से जर्मिनेटिव सेल को तैयार करेंगे। द्विकोशिकीय परागकण की छोटी कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मक को बनाती है ना। तो पूछा जाता है ये कैसी होती है, तो आपको यहाँ पे ये द्विकोशिकीय लिखना होगा इसका आंसर। फिर इसके बाद में है जीटेनोगैमी, परागकण का एक पुष्प से परागकोश से उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण जीटेनोगैमी या स्वपरागण के नाम से जाना जाता है। फिर विषम बीजाणु किसे कहते हैं, हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस किसे कहा जाता है, बीजीय पादप जो दो प्रकार के बीजाणु बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इस ग्रुप की एक खासियत है कि यहाँ पर दो प्रकार के बनते हैं, एक मेल एक फीमेल, है ना। लघु बीजाणु मतलब मेल वाला पार्ट हो गया और गुरु बीजाणु वाला यानी कि फीमेल। और फीमेल कैसी होती है, वो बड़ी होती है साइज में, मेल वाला छोटा होता है। तो गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। तो दो प्रकार की चूंकि यहाँ बीजाणु बन रहे हैं तो इसे विषम, अगर एक ही प्रकार के बनेंगे तो सम बीजाणु, है ना, कितना आसान है। लेकिन अलग अलग प्रकार के बन रहे हैं तो इसे हम विषम बीजाणु के नाम से जानेंगे। देखिए असंगता,
असंगतता को पढ़ेंगे हम, इनकम्प्लीबिलिटी को। असंगत या अंतः प्रजनन को रोकने की ऐसी युक्ति जिसमें असंगत परागकण का वतिकाग्र पर अंकुरण या परागनलिका की वृद्धि अवरोधित हो जाती है। मतलब उसको रोकना, किसको? अंतः प्रजनन को रोकने की जो मेथड होती है उसे हम असंगतता के नाम से जानते हैं। अब ये तो हमारे कुछ टिपिकल शब्द थे जिनको हमने अच्छे से समझा, क्योंकि पूरा जो चैप्टर है इन्हीं पे बेस्ड है और इन्हीं से ही ऑब्जेक्टिव बनना है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनके बारे में हमको ज़रूर से ज़रूर जानना चाहिए, जिनका जनरल नॉलेज जिसे हम बोलते हैं, तो हम उन चीज़ों के भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित कुछ रोचक जानकारियों को देख लेते हैं, जो कि हमारी को बड़ा मजा आएगा इसको समझने में। लोडोइसिया मालदविका में जो होता है विश्व में सबसे बड़े बीज व फल पाए जाते हैं। फिर विश्व का सबसे बड़ा व्यास में जो फूल होता है उसका नाम है रैफ्लेशिया। इसका व्यास 1 मीटर तक का होता है। सबसे लंबा फूल जो होता है इसको एमोर्फोफेफेलस में पाया जाता है। तो ये तो आप सब लोगों ने कई बार रैफ्लेशिया का पढ़ रखा होगा, इजी है। अभी थोड़ा और नॉलेज ले लेते हैं। बोल्फिया का पुष्प जो होता है वो सबसे छोटा होता है। लगभग 90% पुष्पीय पौधों में एनाट्रोपस बीजांड होता है। ये जो एनाट्रोपस बीजांड है इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में आपको जितने भी बीजांड का नाश होता, ओव्यूल्स होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, ये मैं सारे आप लोगों को समझाऊंगी, है ना। अभी इतना शॉर्ट में ही समझ लीजिए कि 90% जो होते हैं पुष्पीय पौधे वो कैसे होते हैं, एनाट्रोपस बीजांड वाले होते हैं। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी व फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। भाई ये भी ऑब्जेक्टिव आता है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ना। तो पुष्पों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? एंथोलॉजी में किया जाता है, लेकिन जब वो फल बन जाते हैं तो पोमोलॉजी में आ जाते हैं। फिर मक्का के पुष्प की स्टाइल सबसे लंबी होती है। देखिए ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। उसकी स्टाइल यानी कि उसकी वर्तिका होती है वो बहुत लंबी होती है। मक्का में टेसले शीर्ष पर लगे नर पुष्पों के गुच्छे को कहते हैं। ये जो टैसल होते हैं ना, टैसल्स, ये इसके मक्का का आपने भुट्टा देखा होगा ना, भुट्टा के ऊपर जो लगे हुए होते हैं इसकी उसको क्या बोलते हैं? टैसल। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। बीजों का यदि अध्ययन, देखिए अभी हमने कहा किस का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन किस में किया था? एंथोलॉजी में किया था। फलों का अध्ययन हमने पोमोलॉजी में किया है और बीजों का अध्ययन हम स्पर्मोलॉजी में करेंगे। बथुआ, चिनोपोजियम, चोलाई और अरंड, ज्वार, गाजर घास के परागकण अनेक मनुष्यों में एलर्जी, फीवर, अवसाद पैदा करते हैं। खासतर से ये जो गाजर घास है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से हमारे देश में आ गई है, मतलब विदेशी घास है ये, और ये कई प्रकार की जो अस्थमा है और कई तरह की जो दमे वाली बीमारियां होती हैं उनको करने के लिए मेन मुख्य रूप से ये दोषी है। फिर ब्लास्टोपोरा नामक ततैया अंजीर के पुष्पक्रम के परागकणों को परागण करता है। यह वहीं पर अंडे देता है ना। तो ये अंजीर के पौधों में जो पुष्प परागकण होता है ना, वो किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है, और उसमें नाम है ब्लास्टोफोरा का। चींटियों के द्वारा होने वाले को क्या कहते हैं? मिर्मेकोफिली। चींटियों द्वारा जो होता है उसे हम मिर्मेकोफिली के नाम से जानते हैं। इनमें से और भी मैं आपको नाम बता देती हूँ तो आपको आसानी रहेगी, कभी एग्जाम में हो सकता है वो भी आपसे पूछ लिए जाएं। देखिए सिंपल से परागण कैसा होता है? वायु द्वारा होता है ना। वायु में जो जैसे पाइनस वगैरह होते हैं, इनके जो होते हैं वो कैसे होते हैं? परागकण बहुत ही हल्के होते हैं, हवा से उड़ जाते हैं आसानी से और इनमें परागण हो जाता है। फिर दूसरा होता है जल के द्वारा भी होता है, जैसे वैलिस्नेरिया, हाइड्रा, इनमें सब में जो होता है वो जल के द्वारा होता है। फिर कीड़ों के द्वारा होता है। कीड़ों के अलावा इसमें आपके और ऑब्जेक्टिव आगे आएंगे, जैसे चमगादड़ के द्वारा होता है और पक्षियों के द्वारा होता है। तो इनके अलग अलग नाम हैं, उन सबको भी हम अच्छे से समझेंगे। तो अभी अपन देखते हैं चींटियों द्वारा जो परागकण होता है उसे हम मिर्मेकोफिली के नाम से जानते हैं।
फिर इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है माइटोसिस, है ना, कि परागकण सबसे छोटे होते हैं। ये जो नाम लिखा हुआ है इसके जो परागकण होते हैं साइज में सबसे छोटे होते हैं। हाँ, ये माइटोसिस जैसा दिख रहा है लेकिन इसका नाम है मायोसोटिस, है ना। अब समुद्र जल में पाए जाने वाले जोस्टेरा का परागकोण में बाह्य चोल नहीं पाया जाता है। ये जोस्टेरा भी जो है ये कैसा है, जोस्टेरा जो है पानी में पाए जाने वाला पौधा होता है जो कि आधा जल के अंदर डूबा हुआ होता है। अधोजल परागण इसमें होता है लेकिन इसमें एग्जाइम नहीं होता है। परागकण पराग नलिका की वृद्धि के लिए वृद्धि हार्मोन वर्तिकाक के उत्तक पाचन के लिए एंजाइम का स्त्रावण भी करते हैं। द्विबीजपत्री परजीवी पौधे अमर बेल के बीजों में बीजपत्र नहीं पाए जाते हैं। इसके साथ साथ हम एक चित्र को भी देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके लिए अब ऐसा करते हैं, हम इसको नेक्स्ट उसमें देखेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो इसके हम बनाएंगे तो आप लोगों को आसानी होगी समझ में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है तो बच्चे को एक साथ पढ़ना अच्छा नहीं लगता है ना, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, सब मिक्सिंग हो जाता है। तो हम छोटे रूप में छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, छोटे। अब इसके नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप इसका डिटेल पूरा सारे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आने जैसे हैं वो आप ज़रूर देखिएगा। और आप लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कीजिएगा। हो सकता है आपके द्वारा किसी और की भी हेल्प हो जाए, कोई और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए ये चीज़ हेल्पफुल हो जाए। तो आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, बाय।